नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। मॉनसून सत्र के बीच एनडीए संसदीय दल की बैठक। पीएम ने कहा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से नहीं होगा किसानों को नुकसान। नीट पेपर लीक के गुनहगारों को मिलेगी सख्त सजा। सुप्रीम कोर्ट में जज बढ़ाने वाले बिल पर आज लोकसभा में चर्चा। गृह मंत्री राज्यसभा में पेश करेंगे वंदे मातरम के अपमान से जुड़ा विधेयक। प्रधानमंत्री ने सिक्किम के सीएम से सुरंग हादसे के लिए जानकारी, हर संभव मदद का दिया आश्वासन। हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत, करीब 25 मजदूरों के फंसे होने की आशंका। दिल्ली में कल के हिंसक प्रदर्शन पर एक्शन में पुलिस। अब तक 5 एफआईआर दर्ज। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की हो रही है पहचान। और घाटी से पूर्वोत्तर तक बारिश और बाढ़ ने बढ़ाई मुसीबत। असम में रेलवे की ओर से स्पेशल ट्रेनों का इंतजाम, लोगों को सावधान रहने की सलाह। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। आपको बता दें, इस वक्त की जो बड़ी खबर है, एनडीए मंगल मिलन से जुड़ी हुई मंगल मिलन बैठक का हुआ है आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से जुड़ी हुई बात भी यहां पर निकल करके सामने आई है। पेपर लीक और एफटीए पर प्रधानमंत्री का बयान सामने आया है। किसानों का हित पहली प्राथमिकता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कही है। एनडीए मंगल मिलन बैठक का आयोजन आज हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रमुख बातों पर चर्चा की, अपना संबोधन दिया। उन्होंने बताया कि पेपर लीक के जो भी दोषी हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, सख्त सजा की वकालत करते हुए यहां पर नजर आए। पेपर लीक की खबर मिलते ही कार्रवाई भी की गई, ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है। तो आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर निकल करके आ रही है। एनडीए संसदीय दल की बैठक का आयोजन हुआ, जिसे नाम दिया गया मंगल मिलन। और मंगल मिलन बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री ने कई बड़ी बातों का जिक्र किया। और प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर पेपर लीक और एफटीए पर अपना बयान भी दिया है। अपने संबोधन के माध्यम से प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि जो भी लोग पेपर लीक से जुड़े हुए हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही साथ एफटीए की बात करें तो किसानों के हित की बात प्रधानमंत्री ने कही और कहा कि किसानों का हित हमारी पहली प्राथमिकता है। एफटीए से किसानों को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है, जहां आपको बता दें कि एनडीए की बैठक का आयोजन हुआ है। मंगल मिलन बैठक हुई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। प्रधानमंत्री ने इस दौरान कई बड़ी बातों का जिक्र किया और पेपर लीक की खबर मिलते ही कार्रवाई हुई, ये बात भी प्रधानमंत्री की तरफ से कही गई। एनडीए संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री का संबोधन हुआ है, जिसमें नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई बात। और प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। पेपर लीक के 13 आरोपी जेल में हैं, यानी कि तुरंत कार्रवाई की गई और आरोपियों को जेल भेजा गया। वकीलों से भी सहयोग का आग्रह किया गया। किसानों का हित हमारी पहली प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री ने एफटीए पर अपनी बात रखते हुए ये जिक्र किया। उन्होंने कहा कि किसानों का हित सरकार के लिए सर्वोपरि है और किसानों का हित किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होगा। एफटीए से किसानों को, देश के अन्नदाताओं को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं। पेपर लीक के दोषियों को सख्त सजा दिलाने की, सख्त सजा देने की बात यहां पर निकल करके सामने आई। नीट के एग्जाम के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जब पेपर लीक का खबर आए, तुरंत सरकार ने कार्रवाई किया और 13 लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया है। और साथ साथ जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका भविष्य को नुकसान ना हो, इसलिए री एग्जामिनेशन नीट का प्राथमिकता दिया गया और
री एग्जामिनेशन को सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक कंडक्ट किया गया। प्रधानमंत्री जी ने अपील भी किया है कि उनका जो सजा है उसको सख्ती से सख्ती सजा कैसे दिया जाए, उसमें सारा टॉप क्लास के वकील लोग भी साथ दें। आज एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी का मंगल मिलन, ट्यूसडे को जो मिलना होता है, आज सब मिला और प्रधानमंत्री जी ने सबको मार्गदर्शन भी दिया है और कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं, उसका भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कई देशों के साथ भारत ने किया है, उस पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है जितना भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं उसमें किसानों को लेकर के, किसानों का इंटरेस्ट, उसको प्राथमिकता देते हुए कोई नुकसान होने नहीं देंगे। तो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू को अभी आप सुन रहे थे। और भी ताज़ा अपडेट ले लेते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी संवाददाता नीरज सिंह। नीरज, अगर आज की बात करें तो संसदीय दल की जो बैठक हुई है जिसे मंगल मिलन नाम दिया गया, इस बैठक के अहम बिंदुओं को अगर समझना चाहें तो अभी संसदीय कार्य मंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री ने जहां पर सांसदों का मार्गदर्शन किया है वहीं पर FTA को लेकर के भी बहुत स्पष्ट तौर पर उन्होंने अपनी बात रखी है। देखिए, बिल्कुल उन्होंने स्पष्ट किया है कि किसानों की जो तमाम जो मुश्किलें थी जिनका जिक्र लगातार किसान कर रहे थे, तो उनको किसी भी तरह की जो परेशानी है वो नहीं होने दी जाएगी। और हमने देखा है कि किस तरीके से संसदीय दल की बैठक में जो मिलन समारोह है उसमें प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया है कि उनकी जो चिंता है उसका ध्यान रखा गया है और जो मुक्त व्यापार है उससे किसानों को काफ़ी फायदा होगा। इसके साथ साथ आप देखें कि एनडीए के तमाम जो सांसद हैं वो वहाँ पर मौजूद थे और प्रधानमंत्री ने उनको दिशा निर्देश भी दिए और एक तरीके से मार्गदर्शन भी दिया कि किस तरीके से उनको आगे चलना है, किस तरीके से जनहित के जो मुद्दे हैं वो उठाने, जनता के लिए किस तरह से काम करने हैं। और अभी मैं आपको एक अपडेट दे दूं कि थोड़ी देर पहले जो लोकसभा की कार्रवाई है वो विपक्ष के हंगामे के कारण स्थगित करनी पड़ी, लेकिन अब जो राज्यसभा है उसमें भी विपक्ष ने हंगामा किया है तो राज्यसभा को भी स्थगित करना पड़ा। यही स्थिति हमको कल देखने को मिली थी जब विपक्ष के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही हंगामा किया, जिसके कारण जो विधायी जो कामकाज है वो ठीक तरीके से नहीं हो पाया। आज उम्मीद की जा रही थी कि विपक्ष कम से कम सकारात्मक जो रुख है वो अपनाएगा, जनहित के तमाम मुद्दे हैं उन पर चर्चा कराएगा और जो बिल सरकार इस सत्र में, मानसून सत्र में लेकर आने चाहती है उनमें भाग लेगा, उन चर्चाओं में भाग लेगा और अगर उनको किसी तरह की कोई परेशानी या कोई चिंता है तो सरकार को रूबरू करवाएगा। लेकिन बिल्कुल नीरज, विपक्ष की जो रणनीति है उस पर निश्चित तौर पर हम आगे आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल हम आपसे समझना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मंगल मिलन बैठक में जब FTA का जिक्र किया तो साफ तौर पर उन्होंने किसानों के हित की बात को दोहराया है। उन्होंने कहा है कि सरकार लगातार प्रतिबद्ध है कि किसानों का जो हित है वो किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होगा, चाहे हम किन्हीं भी देशों के साथ FTA करें। देखिए, बिल्कुल ये पहले से ही स्पष्ट था। आप देखें कि जब FTA की चर्चा चल रही थी उस समय तमाम विपक्ष के द्वारा ये मांगे उठाई जा रही थी कि जो किसान हैं उनके हित प्रभावित होंगे और भारत चूंकि कृषि प्रधान देश है और किसानों का एक बड़ा टेक रहता है हमारे देश की अर्थव्यवस्था में, लेकिन जो सरकार है और ख़ासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि किसानों को किसी भी तरीके से जो परेशानी है वो नहीं होने दी जाएगी। आप देखें कि जो ख़ासतौर से जो प्रोडक्ट हैं, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं जिनको लेकर चिंताएं किसान जता रहे थे, चाहे वो दूध प्रोडक्ट की बात करें या दूसरे डेयरी प्रोडक्ट की बात करें, उसको लेकर प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया है कि किसानों को किसी भी तरीके की जो परेशानी है वो होने की ज़रूरत नहीं है। सरकार ने उनकी चिंताओं का ध्यान रखा है। जिन भी देशों के साथ समझौता किया है उनमें किसान हित को प्राथमिकता दी है और भारत के किसान पूरी तरीके से सुरक्षित हैं और उनके उत्पादों पर किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। और विपक्ष लगातार जो सवाल उठाता रहा उस पर भी एक तरीके से प्रधानमंत्री ने जवाब दिया है कि जो विपक्ष ने तमाम तरह के जो सवाल उठाए थे वो निर्मूल हैं और किसानों के हित को प्रभावित नहीं करने दिया जाएगा। ये प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है। एनडीए की जो बैठक हुई है संसदीय दल की उस मिलन समारोह में और ख़ास तौर से किसानों के हित को प्राथमिकता दी गई है। जिन भी देशों के साथ
FTA को लेकर समझौते हुए हैं। और नीरज, इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब संसदीय दल की बैठक में इस बात को स्पष्ट किया है तो निश्चित तौर पर जितने भी एनडीए दल के सांसद हैं उनको एक संदेश भी है कि अगर विपक्ष किसी तरह से भ्रम फैलाने की कोशिश करता है तो किस तरह से उसकी काट करनी होगी। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री ने अपना जो रुख है और सरकार का जो रुख है वो स्पष्ट तौर पर सामने रखा और इसका तात्पर्य भी यही है कि एनडीए के जो तमाम सांसद हैं, अगर विपक्ष किसी तरह की बातों को और या किसी तरह की किसानों से रिलेटेड इशू को उठाता है तो एनडीए के जो तमाम सहयोगी दलों के जो नेता हैं वो उनका जवाब दे सकें और उनको बता सकें कि किसानों की जो चिंता है वो सरकार ने सर्वोपरि रखी है और उनको किसी भी तरीके की जो परेशानी है वो नहीं होने दी जाएगी। जिस तरह की चिंता, जिस तरह का जिक्र विपक्ष के जो लोग हैं वो लगातार उठा रहे थे, तो आज जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की जो बैठक हुई है, मिलन समारोह हुआ है, उसमें स्पष्ट प्रधानमंत्री ने एक तरीके से जो अपनी जो बातें हैं, सरकार के जो उद्देश्य हैं, सरकार के जो लक्ष्य हैं, किसानों को लेकर सरकार की जो प्रतिबद्धता है वो एनडीए सदस्यों के सामने रखी और एक तरीके से बताया है कि विपक्ष के जो निर्मूल सवाल हैं उनसे घबराना नहीं है और सत्य और सटीक और तर्कों के साथ जो तथ्य हैं वो विपक्ष के सामने रखने हैं और बताना है कि किसान बिल्कुल सुरक्षित हैं, किसानों के उत्पाद सुरक्षित हैं, उनको किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होने दी जाएगी और सरकार पूरी तरीके से देश के किसानों के साथ खड़ी हुई है। चलिए नीरज, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश राज भी जुड़ गए हैं। राजेश, आपसे भी समझना चाहेंगे कि आज जो मंगल मिलन बैठक का आयोजन किया गया है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बड़े संदेश दिए हैं, जिसमें एफटीए तो है ही और साथ ही साथ नीट परीक्षा को लेकर के भी स्पष्ट शब्दों में कहा गया कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि कौन कौन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। देखिए, संसद के मानसून सत्र की यह पहली मंगल मिलन बैठक संसद के लाइब्रेरी के जीएमसी बाल योगी ऑडिटोरियम में आयोजित की गई और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत अनेक जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, वो इसमें शामिल हुए और साथ ही सहयोगी दलों के जो तमाम सांसद थे, तमाम जो बड़े नेता थे, वो इस बैठक के हिस्सा बने और प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर इस बैठक में नीट को लेकर चिंताएं जताई और उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने इस पर जोरदार कार्रवाई की है और तमाम तरह के जो जांच हैं उस जांच को अंजाम दिया गया है। 13 लोग जो जेल गए हैं उनको सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए प्रधानमंत्री ने अच्छे वकीलों से भी अपील की है कि उनको सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए ताकि ऐसी घटनाओं का पुनरावृत्ति दोबारा ना हो सके, क्योंकि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ प्रधानमंत्री बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है और उन्होंने साफ तौर पर एनडीए संसदीय दल की बैठक, जो अब मंगल मिलन बैठक कहा जा रहा है, उस बैठक में अपने सांसदों को साफ तौर पर उन्होंने निर्देश दिए और कहा कि यह सिर्फ केंद्र की समस्या नहीं है, राज्यों में भी इस तरह की घटनाएं घटित होती रहती हैं और कुछ जो खराब चरित्र वाले लोग हैं वो पेपर लीक जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, पाप कर्म करते हैं, उनको सजा जरूर दिलाई जानी चाहिए और इसलिए प्रधानमंत्री ने तमाम लोगों को इससे सचेत रहने की भी अपील की है। तो साफ तौर पर सरकार नीट के मसले पर किसी भी तरह की कोई समझौता करने को तैयार नहीं है और सरकार का साफ कहना है, प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि सरकार ने जैसे ही जानकारी मिली त्वरित हमने कार्रवाई की और कार्रवाई नहीं की, जो दूसरी नीट की परीक्षा हुई वो नियत समय पर तुरंत ली गई और रिजल्ट भी तुरंत पब्लिश किया गया ताकि छात्रों को सफर ना करना पड़े, उनका साल बर्बाद ना हो, इसका भी ख्याल रखा गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट को लेकर जहां चिंता जताई है वहीं जमकर वैसे लोगों के खिलाफ भी आवाज बुलंद की है जो लोग इस घटना को अंजाम देने में संलिप्तता दिखाते हैं, पाप कर्म करते हैं, उसको लेकर प्रधानमंत्री ने काफी गंभीरता दिखाने की कोशिश की है। और निश्चित तौर पर इस बैठक में जब प्रधानमंत्री का संबोधन हुआ उसके बाद जो सांसद बाहर निकले वो पूरी तौर पर उत्साह से लवरेज होकर निकले। हमने एनडीए के राज्यसभा सांसद और प्रमुख साझेदार दल राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से जब सवाल पूछा, उनका इंटरव्यू किया, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह जानकारी दी और कहा कि प्रधानमंत्री नीट के मसले में छात्रों के भविष्य के साथ किसी भी तरह के खिलवाड़ की घटना को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है और शायद यही वजह है कि जो अब तक कार्रवाई हुई है या जो जांच चल रही है उसको लेकर
सरकार ने संतोष जताया है और आने वाले दिनों में बच्चों के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, इसको लेकर उन्होंने चिंता जताई है। और जो जानकारी उपेंद्र कुशवाहा जी ने दी, उन्होंने ये भी कहा कि राज्यों के लिए चिंता जताई है और छात्रों को सचेत रहने की भी उन्होंने अपील की है कि कोई ऐसा काम न करे जिससे कि उनके जो साथ है उनके साथ कोई गड़बड़ी की खबर जो है वो सामने आए। निश्चित तौर पर बैठक में मूल मंत्र देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर नजर आए हैं। लेकिन राजेश, यहां पर आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि कल से मानसून सत्र की शुरुआत हुई है, लेकिन कल का दिन हमने देखा कि लोकसभा और राज्यसभा में किस तरह से रहा है। आज भी लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई और 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा है। विपक्ष का रवैया किस तरह का नजर आ रहा है? देखिए, विपक्ष के जो तेवर हैं वो कड़े हैं और ये ऑल पार्टी बैठक जब बुलाई गई थी उसमें जो विपक्ष ने अपने तेवर दिखाए थे संध्या, उससे यह स्पष्ट हो गया था कि संसद का जो मॉनसून सत्र है ये निश्चित तौर पर हंगामेदार होगा। हालांकि अभी भी किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने जब मंगल मिलन बैठक के बाद मीडिया को ब्रीफ किया तो उन्होंने विपक्ष से अपील भी की है कि वो रचनात्मक सहयोग दें। सांसदों से भी उन्होंने अपील की कि सदन के भीतर अच्छा आचरण करें, सदन को चलाएं और तमाम जो विधायी कार्य हैं उसको पारित कराने में वो मदद पहुंचाएं। यह अपील सत्ता पक्ष की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष से की है, लेकिन विपक्ष मानने को तैयार नहीं है। हमने देखा कि मकर द्वार पर अभी बिल्कुल राजेश, हमारे साथ में हमारे सहयोगी संवाददाता नीरज भी बने हुए हैं। नीरज, आपसे समझना चाहेंगे कि विपक्ष का रवैया लगातार हम देख रहे हैं कि सत्र की कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है विपक्ष। लोकसभा में भी आज इसी तरह का नजारा देखने को मिला, जैसा कि कल था 11 बजे सदन की कार्रवाई की शुरुआत होती है और 12 बजे तक स्थगित करना पड़ता है। देखिए, बिल्कुल लोकसभा और राज्यसभा में भी कमोबेश वैसी स्थिति रही है। और आप देखें कि कल भी जब लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई थी, विपक्ष के द्वारा इसी तरीका का हंगामा देखने को मिला था, जिसके कारण लोकसभा की कार्रवाई को कई बार स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा में भी विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा और जिसके कारण राज्यसभा की कार्रवाई भी स्थगित हुई और आज भी वही स्थिति रही है। सरकार जब बार बार इस बात का जिक्र कर चुकी है कि विपक्ष के तमाम मुद्दों पर वो जवाब देना चाहती है, विपक्ष की तमाम जो सवाल हैं वो सामने आकर उनका जो जवाब है वो सत्ता पक्ष देना चाहता है, लेकिन उसके बाद भी लगातार जो हंगामा है वो देखने को मिला। कल हम देखते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा बार बार ये अपील भी की गई विपक्ष के द्वारा कि वो उनको पर्याप्त समय देना चाहते हैं, उनके तमाम मुद्दे हैं नियम कानून के तहत उन पर चर्चा कराना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष बिल्कुल सुनवाई करने के मूड में नहीं था और ना ही लोकसभा अध्यक्ष की बात उन्होंने सुनी, ना ही सत्ता पक्ष के द्वारा बार बार उनसे अपील की गई, उस पर कोई असर हुआ। और वही स्थिति राज्यसभा में भी देखने को मिली जब सभापति महोदय ने इस बात का जिक्र किया कि वो तमाम मुद्दे जिन पर विपक्ष सरकार से जवाब चाहता है उनको वो कराने के लिए तैयार है नियम कानून के तहत, लेकिन विपक्ष पर लगता है कि किसी भी तरह का कोई असर देखने को नहीं मिला और आज भी दोनों ही सदनों में कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। ये निश्चित तौर पर लोकतंत्र के लिए अच्छे दृश्य नहीं है, क्योंकि देश की जनता लाखों करोड़ों जो लोग हैं वो टकटकी लगाकर देखते हैं कि उनसे जुड़े मुद्दे हैं, किस तरीके से सांसद उन बातों को रखेंगे, उनसे जुड़े जो बिल हैं जब पास होंगे तो उनकी तमाम चिंताओं का निराकरण होगा, उनकी तमाम समस्याओं का निराकरण होगा। लेकिन विपक्ष का जो रवैया है वो लगता है कि कल और आज में किसी भी तरह का जो बदलाव है वो देखने को नहीं मिला और विपक्ष दोनों ही सदनों में लगातार हंगामा कर रहा है। हालांकि सत्ता पक्ष लगातार कोशिश कर रहा है कि विपक्ष शांत से बैठे और तमाम जनहित के जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा में भाग ले और जो सरकार है उनके जो सवाल हैं, जो भी विपक्ष सरकार से सवालों के जवाब चाहता है उनके जवाब दिए जाएं नियम कानून के तहत, लेकिन जो असर है वो दिखाई नहीं देता है। अब देखना है कि जो कार्रवाई दोनों सदनों की स्थगित हुई है, जब कार्रवाई शुरू होगी तो विपक्ष का रवैया किस तरह का रहेगा। और ऐसे में नीरज देखिए, जब लोकसभा की अगर हम बात करें तो पहला घंटा जो होता है वो प्रश्नकाल का होता है। जनता भी उम्मीद लगाए बैठती है कि उन्होंने जिन सांसदों को चुनकर के सदन में भेजा है वो उनकी आवाज वहां पर उठाते हुए नजर आए, लेकिन विपक्ष जब सदन नहीं चलने देता है और जनता की आवाज सदन में नहीं उठाई जाती है तो ऐसे में जनता भी कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती होगी। देखिए, बिल्कुल ठगा महसूस करेगी। आप देखें कि तमाम नए सांसद हैं जो पहली बार सदन में पहुंचे हैं और जनहित के मुद्दे हैं उनको उठाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि उनके क्षेत्र में किस तरह की समस्या हैं, जो जनता है वो किन समस्याओं का जो समाधान है वो चाहती है। छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो पहली बार चुनावी समर में उतरकर उन्होंने जीत हासिल की और जब इतना लंबा सफ़र तय करके वो सदन में पहुंचे हैं वो भी अपनी बातों को रखना चाहते हैं, लेकिन
जब बड़ी विपक्षी पार्टियां जिस तरह से हंगामा करती हैं, हम कांग्रेस जी। पार्टी की बात करें, दूसरे समाजवादी पार्टी से लेकर दूसरे विपक्षी दलों की बात करें, तो छोटी पार्टियों की और जो खासतौर से नए सांसद हैं उनकी आवाज़ दब जाती है और उनके इलाकों की जो समस्याएं, उनके इलाकों के लोगों की जो उम्मीदें वो एक तरीके से मर जाती हैं। तो उन लोगों को भी ये निश्चित तौर पर सोचना चलिए होगा उम्मीद कि यही अगर की वो जाएगी हंगामा कि करते हैं सदन की तो कार्रवाई निश्चित जो तौर है पर लोकसभा और एक सही राज्यसभा तरीके से दोनों ही हंगामा सदनों करें में और सुचारू विपक्ष रूप से को अपना चल पाए और सकारात्मक विधायी कामकाज आगे बढ़ पाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही तमाम अपडेट हमसे साझा करने के लिए। और इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह से रवाना हो रहे वाणिज्यिक जहाज एमवी गोल्डन लियो पर हुए हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत के बाद भारत ने कड़ा रुख अपनाया है। जी हां, आपको बता दें इस वक्त की ये बड़ी खबर आपके साथ कर रहे हैं साझा, जहां सरकार ने अपना सख्त रुख अपनाया है। भारत सरकार ने मंगलवार को इस घटना को लेकर रूस के एक वरिष्ठ राजनयिक को तलब भी किया। तो रूस के राजनयिक से जवाब मांगा गया है। विदेश मंत्रालय ने रूसी राजनयिक को तलब किया है, जवाब मांगा गया है। आपको बता दें कि रूसी हमले में 4 भारतीयों की मौत का ये मामला, जहां पर सख्त रुख विदेश मंत्रालय की ओर से अपनाया गया। तो एमवी गोल्डन लियो जहाज पर हमले को लेकर भारत का सख्त रुख है। सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। रूस के राजनयिक से जवाब मांगा गया है। भारत सरकार लगातार अपना सख्त रुख दिखाते हुए, क्योंकि रूसी हमले में 4 भारतीयों की मौत से जुड़ा हुआ ये मामला है, भारत ने हमले को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है, कड़े शब्दों में निंदा की है। हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत हुई थी और आपको बता दें कि इसको लेकर के भारत सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। एमवी गोल्डन लियो जहाज पर हमले को लेकर भारत सख्त रुख में है। विदेश मंत्रालय ने रूसी राजनयिक को तलब किया। ओडेसा पोर्ट के पास कमर्शियल जहाज पर हमला हुआ था, जिसमें रूसी हमले में 4 भारतीयों की मौत से जुड़ा हुआ यह मामला, जहां भारत ने हमले को लेकर कड़ा विरोध किया, कड़ी निंदा की, कड़े शब्दों में विरोध दर्ज कराया। और हमले में 4 भारतीय नागरिकों की जब मौत हुई तो भारत का रुख कड़ा नजर आया। निंदनीय शब्दों में यहां पर भारत की ओर से सख्त रुख अपनाया गया। सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए साफ तौर पर जवाब भी मांगा। रूस के राजनयिक से ये जवाब मांगा गया। भारत ने रूस के राजनयिक को तलब भी किया। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है, 4 भारतीयों की मौत से जुड़ा हुआ पूरा मामला, जहां विदेश मंत्रालय पूरी तरह से सख्त रुख अपनाते हुए। हमारे सहयोगी संवाददाता अमृतपाल इस पूरी खबर पर जुड़ गए। अमृतपाल, क्या कुछ अपडेट इस वक्त तक आप हमारे साथ साझा करेंगे? भारत का सख्त रुख है पूरे मामले को लेकर। संध्या, भारत ने जो इनके शार्डे अफेयर्स हैं रशियन एम्बेसी के इंडिया में, उनको व्लादिमीर लादेनोव उनको समन किया है और उनको भारत की चिंता जताई है, गहरी चिंता जताई है। मिनिस्ट्री ने कहा है कि इंडिया एक्सप्रेसेस ग्रेव कंसर्न्स और उसको कंडेम किया है इस अटैक को, जो ये कमर्शियल वेसल था एमवी गोल्डन लियो, जिस पर परसों अटैक हुआ था, जिसमें 4 लोगों की 4 इंडियंस की, उसमें सीरियन सीफेरर्स और भारतीय सीफेरर्स थे, और 4 भारतीय जो सीफेरर्स थे उनकी मौत हो गई थी। तो भारत ने कहा है कि ये अंडरमाइन करता है सेफ्टी, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी और इंटरनेशनल मैरीटाइम कॉमर्स को। भारत का लगातार ये स्टैंड रहा है, चाहे जो अटैक्स भारतीयों पे कमर्शियल वेसल्स पे स्टेट ऑफ हॉर्मुज में हुए हैं या स्टेट ऑफ ओमान में, गल्फ ऑफ ओमान में हुए हैं। भारत कंसिस्टेंटली ये कहता रहा है कि ये इंटरनेशनल सी लॉज के खिलाफ है, उनक्लॉज के खिलाफ है। और भारत ने अपने यहाँ पे ओडिशा में ये अटैक हुआ है, तो भारत ने फिर यही रशिया को कहा है कि आप इस तरह की कमर्शियल शिपिंग पर अटैक अनएक्सेप्टेबल है और जो इनोसेंट सिविलियन लाइव्स है इसको आप खतरे में नहीं डाल सकते। जी संध्या। अमृतपाल, इसके साथ साथ देखिए, भारत का साफ तौर पर संदेश है कि संवाद से ही किसी भी विषय का समाधान निकलना चाहिए, लेकिन जब इस तरह के हमले सामने आते हैं तो भारत का कड़ा रुख भी देखने को मिलता है, क्योंकि भारत कभी भी किसी भी मानवीय क्षति को बर्दाश्त नहीं करता। जी हाँ, भारत का ये कंसिस्टेंट स्टैंड रहा है कि डायलॉग और डिप्लोमेसी के थ्रू आप इश्यूज को रिजॉल्व करें, पर अनइम्पीडेड ट्रैफिक, सप्लाई चेन्स और
लेन्स पर, इंटरनेशनल सी लेन्स पर अनइम्पीडेड ट्रैफिक होना चाहिए और इनोसेंट सिविलियन लाइव्स, कमर्शियल लाइन्स को आप अटैक नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये कोई मिलिट्री वेसल्स नहीं है। तो इस केस में भी भारत ने यही रशिया को कन्वे किया है कि ये अनएक्सेप्टेबल है और इस पे घोर चिंता व्यक्त की है। जी संध्या। अमृतपाल, क्या कुछ और भी बिंदु इसमें निकल करके सामने आ रहे हैं? भारत के सख्त रुख में क्या क्या बिंदु हैं, किसको लेकर के अपनी बात भारत की तरफ से रखी गई है? बिंदु यही है कि भारत ने कहा है कि एक तो क्योंकि भारतीय नागरिक मारे गए हैं तो भारत ऑब्वियसली इसको टेक अप करेगा कंसर्न्ड साइड के साथ। तो इस केस में क्योंकि रशियन एग्रेशन है तो दूसरा भारत का जो स्टेटेड स्टैंड है, एक तो भारतीय जानों का नुकसान हुआ है, दूसरा कि आप इंटरनेशनल सी लेन्स पर इस तरह के अटैक्स इनोसेंट सिविलियन लाइव्स पर और कमर्शियल वेसल्स पर नहीं कर सकते। ये उनक्लॉज के खिलाफ है, ये इंटरनेशनल जो लॉज हैं उसके खिलाफ है और भारत ने इस पर कड़ी चिंता और इसकी कंडेमिनेशन की है, इसकी निंदा की है। जी चलिए, बहुत धन्यवाद अमृतपाल, तमाम जानकारी इस वक्त हमसे साझा करने के लिए। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे लेकिन फिलहाल रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। पर्यटन केवल घूमने फिरने तक सीमित नहीं बल्कि संस्कृति, रोजगार और आर्थिक विकास का मजबूत आधार है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मंशा अनुरूप और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का पर्यटन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बना रहा है। वसुधैव कुटुम्बकम की भावना के साथ मध्य प्रदेश देश विदेश से आने वाले हर पर्यटक का आत्मीय स्वागत कर रहा है। मध्य प्रदेश आके हमें प्रकृति, संस्कृति और आध्यात्मिकता का अनुभव हुआ। यहाँ की साफ सफाई, व्यवस्थाएं और लोगों का अपनापन हमारी यात्रा को यादगार बना गया। मध्य प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामीण पर्यटन, वेलनेस और इको टूरिज्म जैसे नए क्षेत्रों पर विशेष फोकस के साथ मध्य प्रदेश सतत विकास और बेहतर पर्यटन अनुभव की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से और अन्य पर्यटकों की दृष्टि से अगर कोई पर्यटक आए किसी राज्य में, हाँ हमें गर्व है मध्य प्रदेश वो स्थान है जहाँ सर्वाधिक रूप से टूरिज्म का सेक्टर सबसे अच्छी गति से बढ़ा। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये खबरों में बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं सिक्किम का। सिक्किम के नामची जिले से ये खबर है जहां समरडुंग में एनएचपीसी के एक प्रोजेक्ट की सुरंग में कुछ मजदूर फंस गए हैं और 9 लोगों की मौत हो गई है। इस मामले में प्रधानमंत्री ने सिक्किम के सीएम से फोन पर बात की है और केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। तिस्ता हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बन रही सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए खोज और बचाव अभियान लगातार चलाया जा रहा है। तो केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद बात की है और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चला रहा है। आशंका है कि सुरंग के अंदर कम से कम 25 लोग फंसे हुए हैं। भूस्खलन की वजह से सुरंग ढह गई थी। मृतकों के शवों को सिंघतम जिला अस्पताल, एसटीएनएम अस्पताल गंगटोक और नामची जिला अस्पताल ले जाया गया है। तो लगातार ऑपरेशन जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। 9 लोगों की इस पूरे मामले में मौत की पुष्टि हो गई है, लेकिन पूरी कोशिश इसी बात की कि मजदूर जो फंसे हुए हैं उन्हें सकुशल बाहर निकाल लिया जाए। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री से बात की है और बचाव अभियान की जानकारी भी ली है और हर संभव मदद की बात भी कही है। नामची जिला प्रशासन, एनएचपीसी अधिकारियों, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सिक्किम पुलिस, अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं, स्वास्थ्य विभाग और अन्य संबंधित विभागों के साथ मिलकर लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर बात की है सिक्किम के मुख्यमंत्री से। नामची जिले में ये सुरंग हादसा जहां पर मजदूर फंस गए, 9 मजदूरों की इस हादसे में मौत हो गई है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। हालांकि चुनौतीपूर्ण हालात हैं। भूस्खलन के बाद ये टनल और टनल में गैस रिसाव हुआ, जिसके बाद 9 मजदूरों की मौत की खबर सामने आई है। फोन लाइन पर जुड़ गए हैं हमारे साथ
हमारे संवाददाता मानस प्रतिम शर्मा गंगटोक से। मानस, सबसे पहले तो आपसे यही समझना चाहेंगे कि रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त किस तरह से चल रहा है। 9 लोगों के मौत की पुष्टि तो हुई है, लेकिन अभी तक क्या कोई आंकड़ा निकल करके सामने आया है कि कितने लोग फंसे हुए हैं? जी संध्या, जैसे आपने बताया, लोग एनएक्सपीसी के लोग भी है और तो मानस की स्पष्ट आवाज़ फिलहाल हमारे तक नहीं आ रही है, लेकिन हम बता दें कि सिक्किम में ये सुरंग हादसा हुआ है जहां पर मजदूर फंस गए थे और 9 मजदूरों की दुखद मौत की खबर सामने आई। लेकिन अभी राहत और बचाव कार्य लगातार चलाया जा रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। हालांकि हालात जो हैं वो चुनौतीपूर्ण है। मानस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मानस, क्या अपडेट इस वक्त का आप हमारे साथ साझा करेंगे? कितने मजदूर अभी भी इस सुरंग में, इस टनल में फंसे हुए हैं? जी सर, तो किस तरह से चुनौतीपूर्ण हालात हैं अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हमारे संवाददाता से भी हमारा संपर्क फिलहाल नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपको बता दें कि ये जो टनल है इसमें मजदूर फंसे हुए हैं। राहत और बचाव कार्य लगातार चल रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री से बातचीत की है, राहत बचाव कार्य की जानकारी ली है और साथ ही साथ हर संभव मदद की बात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री के साथ की है। इसके अलावा आपको बता दें कि भारतीय सेना ने असम सरकार की मदद के लिए ऑपरेशन जल राहत शुरू किया है। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। 16 जिले अब भी बढ़ते पानी से प्रभावित हैं। एसडीएमए की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार 45 रेवेन्यू सर्कल के 794 गांव के 3,62,933 लोग बाढ़ की चपेट में हैं। ब्रह्मपुत्र नदी निमाटी घाट के खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि बुरहीडिहिंग, दिसांग और धनसिरी नदियां भी खतरे के निशान के ऊपर है। यानी कि प्राकृतिक आपदा लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से चुनौतियां बढ़ा रही है। शिवसागर में दिखौ नदी अपने सबसे ऊंचे बाढ़ के निशान को पार कर चुकी है और सबसे ज्यादा प्रभावित जिला शिवसागर है। इसके बाद चराइदेव, जोरहाट, धेमाजी और डिब्रूगढ़ हैं जो कि बाढ़ की चपेट में हैं। करीब 19,100 हेक्टेयर फसल वाली जमीन अभी भी पानी में डूबी हुई है और राज्य में 5.97 लाख से ज्यादा जानवर भी प्रभावित हुए हैं। यानी कि इंसानों की आफत है, साथ ही साथ मवेशियों की भी इस बाढ़ की वजह से आफत बढ़ती हुई नजर आ रही है। अधिकारियों ने 101 राहत कैंप और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर खोले हैं, जिनमें 9,600 से ज्यादा लोगों को पनाह दी गई है, शरण दी गई है, जबकि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर और इमरजेंसी सर्विस और साथ ही साथ दूसरी अन्य एजेंसियों भी बचाव टीमें 6,700 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा चुकी है। दृश्य भी साफ तौर पर देखे जा सकते हैं किस तरह से राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है। लोगों को इस बहते पानी से बाहर सकुशल निकाला जा रहा है और उन्हें शेल्टर होम पहुंचाया जा रहा है। बाढ़ में डूब गई हैं रेल की पटरियां भी। असम में बाढ़ ने तबाही मचाने का एक तरह से काम किया है, लेकिन राहत और बचाव कार्य लगातार यहां पर जारी है। इंफ्रास्ट्रक्चर को भी काफी नुकसान हुआ है, जिसमें 29 सड़कें ऐसी हैं जो खराब हो चुकी हैं और 6 तटबंध टूटने की भी खबर सामने आ रही है। और वहीं राज्य आपदा प्रबंधन की ओर से प्रभावित लोगों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। तो आपको बता दें कि इमरजेंसी टोल फ्री नंबर भी जारी किए गए हैं। शिवसागर के लिए ये आपकी स्क्रीन पर नंबर है, साथ ही साथ टोल फ्री नंबर 1077 भी जारी किया गया है। चाराईदेव के लिए भी मोबाइल नंबर जारी किया गया है। जोरहाट के लिए 0376 के साथ 23000124 नंबर जारी किया गया है और टोल फ्री नंबर 1077 है, जिस पर कॉल करके आप अपने लिए मदद भी ले सकते हैं, जो साफ तौर पर दर्शा रहा है कि सरकार और प्रशासन किस तरह से मुस्तैदी के साथ लोगों को राहत और बचाव
करता हुआ नजर आ रहा है। लोगों को शेल्टर होम पहुंचाया जा रहा है। असम में फिलहाल बाढ़ के हालात हैं, प्राकृतिक आपदा है और कई सारे ऐसे जिले हैं जो बाढ़ की वजह से जलमग्न हो चुके हैं। और न केवल इंसानों के लिए यह आफत है बल्कि मवेशियों के लिए भी यह आफत है। और SDRF, NDRF और साथ ही साथ तमाम ऐसी एजेंसीज हैं जो लगातार राहत बचाव कार्य में लगी हुई हैं। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है और साथ ही साथ अलग अलग जिलों के लिए भी मोबाइल नंबर जारी किए गए हैं ताकि जो भी लोग प्रभावित हैं वो इन नंबरों के माध्यम से अपने लिए मदद के हाथ तलाश सकते हैं। आइए रुक करते हैं अगली खबर का। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी भारी बारिश का दौर जारी है। राजौरी जिले में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। राजौरी और पुंछ जिले में भारी बारिश ने तबाही मचाई है। तेज बहाव में बड़ी संख्या में गाड़ियां तक पानी में बह गईं। कई इलाके ऐसे हैं जहां जलभराव से लोगों को परेशानी हो रही है और लोग दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में भी भारी बारिश के चलते देहरादून मसूरी मुख्य मार्ग पानी वाले बैंड के पास क्षतिग्रस्त हो चुका है। लोगों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने इस मार्ग पर सभी प्रकार की आवाजाही अगले आदेश तक पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी है। किसी भी अप्रिय घटना से बचने और जनधन की सुरक्षा के मद्देनजर इस मार्ग पर सभी प्रकार के वाहनों और आम नागरिकों की आवाजाही पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। प्रशासन ने पुलिस विभाग को मार्ग पर यातायात प्रतिबंध प्रभावी ढंग से लागू कराने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। गाड़ियां वो जा रही है लेकिन जो हमारी बड़ी बसें हैं वो वहां से नहीं जा पाएंगी, उसको एकदम कंप्लीट बंद कर दिया गया है। मेरी विभाग से भी बात हुई है, माननीय मंत्री जी से भी बात हुई है। माननीय मंत्री जी भी अभी स्थलीय निरीक्षण करने जा रहे हैं और माननीय मंत्री जी विभागों से भी बात कर रहे हैं। पूरी कोशिश है कि क्योंकि जिस तरीके से बारिश का कहर है, लगातार बारिश हो रही है, निश्चित रूप से उसमें कब किस तरीके की आपदा आ जाए इसमें ये कहना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो हमारा मुख्य मार्ग है मसूरी देहरादून वाला, जो पानी वाला बैंड है उसके नीचे जिस तरीके से धसा हुआ है वो निश्चित रूप से एक चिंतनीय विषय है। मुझे उम्मीद है कि माननीय मंत्री जी के प्रयासों से, हम सभी लोगों के प्रयासों से विभाग से बातचीत की जा रही है और जल्द ही इसका समाधान निकाला जाए। आइए आगे बढ़ते हैं। सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की बात करते हैं जो कॉकरोच जनता पार्टी के साथ आंदोलन में शामिल हैं, लेकिन भूख हड़ताल के कारण उन्हें सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आज उनका मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया। डॉक्टर्स के अनुसार उनकी हालत स्थिर, ब्लड शुगर अब भी कम। सफदरजंग अस्पताल की ओर से जारी 8वें हेल्थ बुलेटिन के अनुसार सोनम वांगचुक की स्थिति फिलहाल स्थिर बनी हुई है। हालांकि उनका ब्लड शुगर और पोटेशियम स्तर सामान्य से कम है। एनीमिया और श्वेत रक्त कोशिकाओं की कमी बनी हुई है। उन्हें ORS और पोटेशियम सप्लीमेंट दिए जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने IV फ्लूइड और ग्लूकोज लेने से इनकार कर दिया है। डॉक्टर्स के अनुसार उनकी लगातार निगरानी की जा रही है और आगे का इलाज जांच रिपोर्ट और साथ ही साथ स्वास्थ्य स्थिति के आधार पर किया जाएगा। फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 3 देशों की यात्रा के दूसरे पड़ाव में उत्तर मैसेडोनिया पहुंच गई हैं। राष्ट्रपति का ये दौरा भारत और उत्तर मैसेडोनिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने के साथ साथ व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, शिक्षा और सांस्कृतिक सहयोग जैसे विभिन्न क्षेत्रों में साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राष्ट्रपति की ये यात्रा उत्तर मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सिल्जानोव्स्का दावकोवा के निमंत्रण पर हो रही है। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति का उत्तर मैसेडोनिया का पहला दौरा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तर मैसेडोनिया की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। साथ ही वो भारत उत्तर मैसेडोनिया बिजनेस फोरम को भी संबोधित करेंगी।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उत्तर मैसेडोनिया यात्रा के दौरान द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ वहां की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ाव की भी झलक देखने को मिलेगी। स्कोप्जे में स्थित देश के महान स्वतंत्रता सेनानी गोडसे डेल्चेव का स्मारक आज भी उत्तर मैसेडोनिया की राष्ट्रीय पहचान और सांस्कृतिक चेतना का महत्वपूर्ण प्रतीक माना जाता है। देखिए हमारी संवाददाता जयंती झा की ये खास रिपोर्ट। हर देश की सांस्कृतिक पहचान केवल उसकी इमारतों, स्मारकों या परंपराओं से नहीं बनती, बल्कि उन महान व्यक्तित्वों से भी बनती है जिनके विचार और संघर्ष समय की सीमाओं से परे जाकर आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करते हैं। उत्तर मैसेडोनिया के लिए ऐसा ही एक नाम है गोडसे डेल्चेव। स्वतंत्रता, साहस और राष्ट्रीय अस्मिता के प्रतीक माने जाने वाले डेल्चेव आज भी इस देश की सामूहिक स्मृति का अभिन्न हिस्सा है। स्कोप्जे स्थित उनका स्मारक इतिहास, संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव को एक साथ समेटे हुए है। Who was the Godse Delchev? He was our Macedonian national hero. He fought against the Ottomans. He prepared the Macedonian nation for the military uprising. स्कोप्जे में स्थित गोडसे डेल्चेव की समाधि केवल श्रद्धांजलि का स्थल नहीं, बल्कि उस विचार और विरासत का प्रतीक है जिसने एक राष्ट्र की चेतना को आकार दिया। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति इतिहास से जुड़ने के साथ साथ उस संघर्ष को, संकल्प को भी महसूस करता है जिसने उत्तर मैसेडोनिया की राष्ट्रीय पहचान को मजबूत किया। गोडसे डेल्चेव नॉर्थ मैसेडोनिया के नेशनल हीरो हैं। उनकी समाधि चर्च ऑफ सेंट्स पास स्कोपिये नॉर्थ मैसेडोनिया में स्थित है। उनका जीवन और उनका साहस आज भी नॉर्थ मैसेडोनियंस को अत्यंत प्रेरणा देता है। कैमरा पर्सन जगमोहन प्रधान के साथ डीडी न्यूज के लिए स्कोपिये नॉर्थ मैसेडोनिया से मैं जयंती झा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मोल्दोवा की राजधानी किशिनौ में भारत मोल्दोवा बिजनेस फोरम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और मोल्दोवा के संबंध आपसी सम्मान, लोकतांत्रिक मूल्यों और विकास की साझा सोच पर आधारित हैं। उन्होंने डिजिटल तकनीक, एआई, साइबर सुरक्षा, ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करने पर जोर दिया। राष्ट्रपति ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अंतर्गत भारत भरोसे और साझा समृद्धि पर आधारित साझेदारी चाहता है। वहीं यूरोपीय बाजारों से बढ़ते जुड़ाव, कुशल कार्यबल और रणनीतिक स्थिति के कारण मोल्दोवा भारतीय कंपनियों के लिए एक अच्छा निवेश केंद्र बन रहा है। राष्ट्रपति ने मोल्दोवा की कंपनियों को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित किया और भारतीय कंपनियों से भी मोल्दोवा में निवेश बढ़ाने की अपील की। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किशिनौ में मोल्दोवा के राष्ट्रीय नायक स्टेफन सिलमारे के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मोल्दोवा यात्रा को लेकर के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रपति की ऐतिहासिक यात्रा दोनों देशों के संबंधों में एक नए और सकारात्मक अध्याय की शुरुआत करेगी। In India-Moldova relations, being the first ever visit by a President of India to the Republic of Moldova since the establishment of diplomatic relationship in 1992. It reflects the growing warmth, trust and dynamism in our partnership and opens a new and promising chapter of bilateral cooperation between the two countries. In our Amritkal journey of India, the next 25 years, when India moves by 2047 aspires to become a developed country, a Vikasit Bharat, in that journey, Europe is an important partner. And Moldova is an important partner. That was one of the important elements of our engagement with Moldova and Europe in the last several years. ब्रिटेन में लेबर पार्टी के नेता एंडी बर्नहम ने देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाल लिया है। किंग चार्ल्स तृतीय से मुलाकात के बाद उन्होंने आधिकारिक तौर पर नई सरकार की कमान संभाली। प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने पहले संबोधन में बर्नहम ने कहा कि उनका कार्यकाल ब्रिटेन के लिए बड़े बदलाव की शुरुआत होगा। उन्होंने वादा किया कि देश को नई राजनीतिक सोच और नया आर्थिक मॉडल भी मिलेगा। उनका कहना था कि सरकार सिर्फ समस्याओं का समाधान नहीं करेगी, बल्कि उन्हें पहले से रोकने पर भी काम करेगी। बर्नहम ने कहा कि उनकी सरकार की प्राथमिकता
सड़कों पर रहने वाले लोगों की समस्या खत्म करना, ज्यादा घर बनाना और लोगों का जीवन बेहतर बनाना होगा। उन्होंने देश में सार्वजनिक निवेश बढ़ाने और अगले 10 साल की विकास योजना लागू करने का भी ऐलान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एंडी बर्नहम को यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभालने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बधाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है कि भारत और ब्रिटेन साझा लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़े हुए हैं और व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा तथा जन जन के संबंधों सहित विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक सहयोग कर रहे हैं। इस महीने CETA के लागू होने के साथ हमारी द्विपक्षीय साझेदारी और अधिक मजबूत होने की दिशा में आगे बढ़ेगी। मैं भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने की आशा करता हूं। साथ ही हमारी साझा विजन 2035 को आगे बढ़ाने के लिए आपके साथ मिलकर काम करने की आशा करता हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा से आयात होने वाले करीब 20 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य के उत्पादों पर 50% नया टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है। अमेरिका का कहना है कि ये कदम अमेरिकी कारों, शराब और डेयरी उत्पादों के साथ कनाडा द्वारा किए जा रहे कथित भेदभावपूर्ण व्यवहार के जवाब में उठाया गया है। नए टैरिफ 19 अगस्त से लागू होंगे। इनका दायरा वाइन, डेयरी उत्पाद, सीमेंट, हॉकी स्टिक, स्विमिंग पूल, फर्नीचर, मछली पकड़ने के उपकरण, बीज, कपड़े और विक्स सहित कई उत्पादों तक होगा। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय के अनुसार ये शुल्क कनाडा से होने वाले लगभग 20 अरब डॉलर के आयात पर लागू होंगे, जो वर्ष 2025 में अमेरिका द्वारा कनाडा से आयात किए गए कुल सामान का करीब 5.2% है। ट्रंप ने यह फैसला 1930 के टैरिफ अधिनियम की धारा 338 के तहत लिया है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि उनकी सरकार ने व्यापार विवाद सुलझाने के लिए व्यापक प्रस्ताव दिए हैं। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच अमेरिकी सैनिकों की मौत पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से बदला लेने की सख्त चेतावनी दी है। सप्ताहांत में वे ईरान के साथ संघर्ष के दौरान अब तक 17 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो चुकी है। जॉर्डन में हुए हालिया हमले में भी 2 अमेरिकी सैन्य कर्मियों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि ईरान को हर एक अमेरिकी सैनिक की मौत की भारी कीमत कई गुना चुकानी होगी। इस संबंध में युद्ध मंत्री पीट हेग्सेथ और ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष डैनियल केन को सख्त निर्देश पारित कर दिए गए हैं। पेंटागन के अनुसार इस युद्ध में अब तक करीब 430 अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं। मृतकों के सम्मान में राष्ट्रपति ट्रंप डेलावेयर के डोवर वायुसेना बेस जाएंगे। ईरान समर्थित यमन के हूती ने सऊदी अरब के खिलाफ समुद्री नाकेबंदी का ऐलान किया है। माना जा रहा है कि इससे अमेरिका और ईरान के बीच टकराव और तेज हो सकता है। इसके साथ ही दुनिया भर में तेल की सप्लाई और समुद्री व्यापार पर भी इसका असर पड़ सकता है। हूतियों के ऐलान के बाद यमन में सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने कहा है कि वो इस कदम का कड़ा जवाब देगा। गठबंधन ने यह भी बताया कि बाब अल मंदेब स्ट्रीट से गुजरने वाले अपने जहाज़ों की सुरक्षा के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। ये समुद्री रास्ता सऊदी अरब के तेल निर्यात के लिए बहुत अहम माना जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ये अहम समुद्री रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया तो दुनिया में तेल की सप्लाई करीब 7% तक घट सकती है। अब बात खेल की खबरों की करते हैं। फीफा विश्व कप 2026 का खिताब जीतने के बाद स्पेन की विश्व विजेता टीम का राजधानी मैड्रिड में ऐतिहासिक स्वागत किया गया। प्रतिष्ठित सिबिल्स स्क्वायर लाल पीले रंग में रंगा हुआ नजर आया, जहां लाखों फुटबॉल प्रशंसकों ने अपनी चैंपियन टीम का जोरदार अभिनंदन किया। दिन भर चले जश्न के दौरान स्पेनिश खिलाड़ियों ने ओपन टॉप बस में पूरे शहर का विजय जुलूस निकाला। सड़क के दोनों ओर लाखों प्रशंसक स्पेन के झंडे लहराते हुए टीम के समर्थन में नारे लगाते और खिलाड़ियों का अभिवादन करते हुए नजर आए। पूरा मैड्रिड विश्व कप जीत की खुशी में झूम उठा। बस पर एक और संदेश स्टार्स शाइन टुगेदर भी लिखा था, जिसने टीम भावना और एकजुटता का संदेश दिया।
विजय परेड के बाद टीम सिविल्स स्क्वाड पहुंची, जहां खिलाड़ियों ने करीब 1 घंटे से अधिक समय तक मंच पर प्रशंसकों के साथ जीत का जश्न मनाया। खिलाड़ियों ने गाने गाए, नृत्य किया और विश्व कप जीतने के यादगार सफर को साझा करते हुए समर्थकों का आभार भी जताया। स्थानीय प्रशासन के अनुसार लाखों लोग विजय परेड के मार्ग और सिविल्स स्क्वायर पर इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने। वहीं फीफा वर्ल्ड कप की उपविजेता अर्जेंटीना टीम का स्वदेश पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। बड़ी संख्या में प्रशंसक अपनी टीम का स्वागत करने के लिए सड़कों पर उमड़ पड़े। हालांकि टीम के सबसे बड़े सितारे लियोनेल मेसी इस दल के साथ अर्जेंटीना नहीं लौटे। टीम और कोचिंग स्टाफ के कुछ सदस्य सोमवार को स्वदेश पहुंचे। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मेसी और मिडफील्डर रोड्रिगो डी पॉल सीधे अमेरिका के फ्लोरिडा रवाना हो गए, जहां वो अपने क्लब इंटर मियामी के लिए खेलते हैं। फाइनल में मिली हार के कारण टीम जश्न के मूड में नहीं थी। इसके बावजूद प्रशंसकों का उत्साह कम नहीं हुआ। ब्यूनस आयर्स के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से एएफए मुख्यालय तक जाने वाले मार्ग पर हजारों समर्थक झंडे और बैनर लेकर खड़े रहे। उन्होंने खिलाड़ियों का तालियों और नारों के साथ स्वागत करते हुए टीम के प्रदर्शन के लिए आभार व्यक्त किया। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 के लिए भारतीय पैरा खिलाड़ियों का उत्साह चरम पर है। 28 सदस्यीय भारतीय पैरा दल को नई दिल्ली में भव्य विदाई दी गई। खिलाड़ियों ने देश के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का भरोसा जताया, तो वहीं भारतीय पैरालंपिक समिति ने इस बार ऐतिहासिक पदक प्रदर्शन की उम्मीद जताई। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों 2026 के आगाज होने में कुछ ही दिन बचे हैं। इससे पहले नई दिल्ली में आयोजित खिलाड़ियों के सेंड ऑफ सेरेमनी में 28 सदस्यीय भारतीय पैरा दल को भव्य विदाई दी गई। समारोह में हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम, भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष देवेंद्र झाझरिया और M3M फाउंडेशन के अध्यक्ष पायल कनोडिया सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। पहली बार ऐसा लग रहा है कि हमारे खिलाड़ी खेलने नहीं, मेडल जीतने जा रहे। ये खिलाड़ियों में विश्वास है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने खेलों में एक बहुत बड़ा बदलाव किया है। चाहे वो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम हो, चाहे वो खेलो इंडिया स्कीम हो, जितनी भी स्कीम है उनसे खिलाड़ियों को बेनिफिट हुआ है। ये बहुत खुशी का दिन है कि हम इतना बड़ा कंटिंजेंट कॉमनवेल्थ के लिए ग्लासगो भेज रहे हैं। एंड मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं पैरा ओलंपिक्स कमेटी ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन भी नियुक्त की गई हूँ और मेरी लीडरशिप के अंडर इतना बड़ा कंटिंजेंट बच्चों का गया है। एंड आई एम श्योर ये भारत को प्राउड करेंगे और भारत के लिए बहुत सारे मेडल्स जीत कर आएंगे। भारत को, अपने परिवार को और हम सबको बहुत बहुत प्राउड करने वाले हैं ये सारे बच्चे जो गए हैं। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय पैरा खिलाड़ियों का दल 5 खेलों पैरा एथलेटिक्स, पैरा पावर लिफ्टिंग, पैरा स्विमिंग, पैरा ट्रैक साइकिलिंग और महिला व्हीलचेयर बास्केटबॉल में चुनौती पेश करेगा। इस बार हमारी टीम काफ़ी अच्छी है। 28 एथलीट्स जा रहे हैं। 11 पैरा एथलेटिक्स में, 7 पैरा पावर लिफ्टिंग में, 5 पैरा स्विमिंग में, 4 जा रहे हैं व्हीलचेयर बास्केटबॉल में और 1 पैरा साइकिलिंग में। तो आप समझिए सबसे ज़्यादा जो मेडल चांसेस हैं वो पैरा एथलेटिक्स में ही हैं। पैरा पावर लिफ्टिंग में भी हैं, लेकिन पैरा एथलेटिक्स में हमारे अच्छे चांसेस हैं और हम 5+ मेडल्स को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतने हमारे आ जाएंगे। आत्मविश्वास और ऊंचे हौसलों से भरा भारतीय पैरा दल अब ग्लासगो में देश के लिए पदक जीतने के इरादे से तैयार है। उम्मीद है कि हमारे पैरा खिलाड़ी राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए नई सफलता की कहानी लिखेंगे। सुशील कुमार की रिपोर्ट, DD न्यूज, दिल्ली। और समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।